बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बाज़ी की मशहूर अदाकारा रूही बानो के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानते उस ज़िंदगी के बारे में है जो उनकी बाद की ज़िंदगी थी। उनकी अवाइल उम्र की जो ज़िंदगी है उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बहुत ही मुख्तलिफ बातें बताऊँगी, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता दिनों फ़रियाल महमूद का एक इंटरव्यू था उशना शाह के साथ, और उसमें फ़रियाल महमूद ने जहाँ ये बताया कि रूही बानो उनकी खाला थी, क्योंकि उनकी वालदा की वो कज़न थी, और उन्होंने भी रूही बानो की ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज़ों और ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाया जो शायद लोगों को पहले नहीं मालूम था। जो लोग नहीं जानते बताती चलूँ, रूही बानो माजी की एक बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा थी। इन्होंने एमएससी साइकोलॉजी किया था, और जब ये एमएससी साइकोलॉजी की स्टूडेंट ही थी तब ही इन्होंने टेलीविज़न में अपीयरेंस अपनी देना शुरू कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की थी। अच्छा, ये तो एक फ़ेज़ था उनका, और डिफरेंट फ़ेज़ेस से होती होती वो आगे पहुंचती गई, और उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक, और रूही बानो जो है कामयाबी की मंजिलें तय करती गईं। लेकिन रूही बानो की ये कामयाबी जो है शायद उनको रास नहीं आई। बहुत सी अचीवमेंट थी, बहुत सी अचीवमेंट्स थी, लेकिन उनकी अपनी शादीशुदा इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो बहुत से टर्मोइल का शिकार रही। जहाँ पर उनकी 2 शादियाँ हुई, दोनों शादियाँ नाकाम हुई, और एक बेटा उनको अल्लाह ने अता किया। वहाँ वो उनकी एक आसूदगी का बायस बना और उनका साथ बना। उनका ये नौजवान बेटा उनकी बहुत सी उम्मीदों का मरकज़ था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ़ कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी नहीं की। उनकी शादी के बारे में, पहली शादी जिनसे कि उनका बेटा भी है, बताया जाता है कि बहुत ही मोहब्बत की शादी थी, बड़ी पसंद की शादी की, और बड़े ही ज़ोर शोर के साथ ये शादी होती है। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा साथ रहने के बाद इनकी आपस में निभ नहीं पाती, और ये शादी जो है ये इख्तिताम पज़ीर होती है। लेकिन इनका बेटा अली जो है ये इनकी उम्मीदों का मरकज़ था, और वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। यहाँ पर लोगों को ये वाक़या तो पता है कि उनका बेटा अली अपनी भरपूर जवानी में 20 साल की उम्र में मारा गया, उसे कत्ल कर दिया गया। घर के बाहर झाड़ियों में एक अली की लाश पड़ी थी, और एक गुज़रने वाले शख्स ने ये लाश देखी, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद कभी भी रूही बानो संभल नहीं पाई। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि रूही बानो जो है वो अपने बेटे के बाद संभल नहीं पाई और उनकी हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। और इस बात को बताया फ़रियाल महमूद ने भी कि मेरी जो खाला है उनके बारे में मेरी वालदा बताती हैं कि वो जवानी से ही शिज़ोफ्रेनिया का शिकार थी, भूलने की बीमारी थी उन्हें, और ये बीमारी जो है ये वक्त के साथ बढ़ती चली गई। ना सिर्फ ये कि बढ़ती चली गई, बल्कि इसने उनको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। लेकिन रूही बानो की ज़िंदगी के बहुत से तल्ख़ कुछ ऐसी ऐसे ऐसे राज़ हैं, मैं समझती हूँ इनफैक्ट, क्योंकि कभी भी उनकी बहन ने उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बोला। उनकी बहन काल्पन, जिनका नाम यास्मीन था, जब भी उनसे सवाल किया गया उनकी बहन के बारे में, रूही बानो के बारे में, उनके हालात के बारे में, या उनके बेटे के साथ क्या हुआ, या जब रूही बानो के ऊपर अटैक किया गया, मैं आपको बताऊँ कि जब उनका बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, उसके बाद उनके बेटे के दोस्त ने उन पर अटैक किया, सिर्फ़ और सिर्फ उनका वो घर हासिल करने के लिए जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से बनाया था। वो घर जो कि गुलबर्ग में है, और एक उनका कराची में फ्लैट था। गुलबर्ग का फ्लैट वो बेचने के लिए ज़ोर डाला था उन पर, वो राज़ी ना हुई इस पर, तो उसने इनके ऊपर हमला किया, और उसके बाद ये तस्वीर जो है लोगों ने देखी, और वो मनाज़िर भी देखे जिनमें सर पर पट्टी बंधी हुई है। रूही बानो जो है वो बहुत ही बुरे हाल में है। रूही बानो को उनके घर वालों ने, यानी कि उनकी बहन ने और उनके कुछ रिश्तेदारों ने फाउंटेन हाउस में, यानी कि जहाँ पर जहनी मरीज़ों को रखा जाता है, जहनी तौर पर जो डिस्टर्ब होते हैं उन्हें रखा जाता है, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। मैं अगर अल्फाज का चुनाव कहीं गलत कर जाऊँ तो माज़रत चाहती हूँ। कभी कभी फ्लुएंसी में बयान करते हुए कुछ अल्फाज जो हैं गलत अदा हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है हमारे यहाँ। इसे बहुत ही एक अजीब तरीके से लिया जाता है, पागलपन और इस तरह की बातें की जाती है, वरना नफ्सियाती बीमारी जो है ये, जिस तरह आपको कोई भी फिजिकल बीमारी होती है, ये आपके जहन की एक बीमारी होती है। एनीवे, जब इनको फाउंटेन हाउस में जमा कराया गया, दाखिल कराया गया, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी ठीक-ठाक काम कर रही थी, और इनकी टेक केयर करने वाले कुछ डॉक्टर्स भी उस वक्त बहुत अच्छे थे। लकीली उस टाइम पे डॉक्टर हारून रशीद साहब थे जिन्होंने इनकी बहुत केयर की, बहुत टेक केयर किया। लेकिन ये भी कहते हैं कि वहाँ पर उनकी अगर उनको बज़ाहिर देखा जाता तो वो फिज़िकली बड़ी एक्टिव दिखाई देती थी, लोगों की मदद करती दिखाई देती थी। और कुछ लोग जो उनको करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि वो अक्सर औक़ात जो उनसे लोग मिलने आते थे उन्हें कहती थी कि मुझे तो यहाँ पे ज़बरदस्ती जमा करा दिया गया, मेरी हालत ऐसी नहीं थी, ये लोग मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। अब वो लोग कौन थे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हो सकता है जिनको मैं समझ रही हूँ तो वो ना हो और कोई और हो।
लेकिन बहुत सी तरफ इशारे किए गए, उन चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रूही बानो जो फाउंटेन हाउस में थी तो उसी दौरान में ये बात भी सामने आना शुरू हो गई कि इनको शिज़ोफ्रेनिया है। मैं भी आपको बताती हूँ फरियाल महमूद ने क्या बातें बताई, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीज़ें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अब रूही बानो जब फाउंटेन हाउस में थी इन्होंने काफ़ी रिकवर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने फाउंटेन हाउस जाना छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर हारून रशीद जो है उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद उनकी उससे से टेक केयर नहीं हो पाती। डॉक्टर हारून ने इनके लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाकर काम किया, लेकिन फिर जाहिर सी बात है पैसों की भी ज़रूरत थी, इनके पास पैसों की भी कमी होना शुरू हो गई थी। इनके घर पर एक डाका भी पड़ता है जिसमें इनकी जो जमा पूंजी है कोई तकरीबन 10 लाख उस ज़माने के बताए जाते हैं, जो सबके सब चोरी हो जाते हैं। और इन तमाम तर तकालीफ से वो अकेले गुजरती रही। उनका बेटा अली उनकी एक सपोर्ट लाइन था, उनकी एक आप क्या कहिए लाइफ लाइन था इनफैक्ट। और वो बच्चा जब से गया उसके बाद से वो कभी संभल नहीं पाई। ये भी बताया जाता है कि जब आखिरी दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई थी, उन्हें बहुत से हेलुसिनेशंस होते थे, वो अपने बेटे को अपने पास आते हुए देखती थी, उससे बातें करती थी, और फिर जब उनको एहसास होता था, दोबारा याद आता था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो दोबारा से परेशान हो जाती थी, बहुत रोती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने रूही बानो को सड़कों पर देखा फिरते हुए, बुरे हाल में, बदहाली के आलम में, बेंचों पर बैठकर पुराना खाना खाते भी देखा। ये एक ऐसा मंज़र था जिसको देखकर लोगों ने कहा कि वाक़ईतन इंसान के अरूज को ज़वाल है, और ज़वाल को फिर इतना ज़वाल कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो रूही बानो के साथ हुआ। उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो हैं वो बहुत ही तकलीफ दे गुजरे। उन्हें शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोज़ किया गया, उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया उनकी घर वालों की तरफ से, और उसके बाद कुछ अरसे के लिए ऐसी इत्तला आई कि उनका कुछ पता ही नहीं है, वो कहीं गायब हो गई हैं। उस वक्त उनकी बहन जो है वो सामने आई और उन्होंने पहली बार बताया कि नहीं वो ठीक है और वो घर में मौजूद है। उसके बाद सुनने में आया कि इनको टर्की इस्तंबुल भेज दिया गया है, जहाँ पर कि उनकी डेथ भी हो जाती है 2019 में। और ये कहा जाता है कि साथ साथ शिज़ोफ्रेनिया के उनको किडनी डिजीज़ भी हो गई थी, किडनी फेलियर जो है उसका वो शिकार हुई, और उसके बाद वो दुनिया से चली गई। उनकी बहन रुबीना यास्मीन को जब भी मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की या उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया, और वो हमेशा पीछे हट गई। उन्होंने कभी भी इस पर बात नहीं की, यहाँ तक कि जब उन पर अटैक हुआ या उनके बेटे की डेथ हुई, कभी भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर बात नहीं की। अलबत्ता ये सुनने में आया कि उनकी बहन ने बताया सबको कि जब उनकी डेथ हुई है तो उसके बाद हम लोग वहाँ उसको बॉडी को रिसीव करने गए हैं। और यहाँ पे ये भी बताऊँ कि उनको तकरीबन कोई अपनी डेथ से कोई तकरीबन 10 दिन पहले उनको वेंटिलेटर पर भी डाला गया था। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उनके साथ होती रहीं, और बड़ी ही तकलीफ़ दे ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जो हैं उन्होंने गुजारे। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो है फरियाल महमूद ने भी शेयर की हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़ैमिली है, और फ़ैमिली से ज़्यादा तो कोई आपको नहीं जानता होता। अब फरियाल महमूद बताती हैं कि रूही बानो उनकी वालदा की सगी कज़न थी, और उनके मुताबिक वालदा ने उन्हें बताया कि रूही बानो जवानी में ही दिमागी आर्ज़े शिज़ोफ्रेनिया का शिकार थी। फिर वो कहती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका ये आर्ज़ा बढ़ता चला गया, और जब तक उनका बेटा था तो वो उनको बड़े अच्छे से संभालता था। उन्हें लिबास पहनने में भी मुश्किल होना शुरू हो गई थी। वो एक जैसी शलवार कमीज़ तक नहीं पहन पाती थी, और अपने दिमागी आर्ज़े की वजह से वो बहुत शदीद मसाइल का शिकार थी। नफ्सियात की उन्होंने डिग्री हासिल की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने दिमागी आर्ज़े शिज़ोफ्रेनिया को समझ नहीं पाई, और बीमारी जो है उनके गुजरते वक्त के साथ शदीद से शदीद तर होती गई। ज़ाहिर सी बात है अपने बेटे का उन्हें बहुत गम था जायदाद के लिए, जिसको कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जब तक रूही बानो के बेटे ज़िंदा थे वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। बेटे के कत्ल के बाद वो मज़ीद बीमार हो गई। उन्हें जब हस्पताल दाखिल कराया जाता तो वो वहाँ से भागकर घर आ जाती थी। रूही बानो की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक ये खौफ रहता था उनको कि उनके घर पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, इसलिए वो इलाज की गर्ज से ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में नहीं रहती थी। अगरचे फरियाल महमूद ने बताया कि रूही बानो के बेटे को मिल्कियत के खातिर कत्ल किया गया, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया। अलबत्ता फरियाल महमूद कहती हैं कि रूही बानो की इंतकाल की खबर को सुनकर उन्हें सुकून मिला, क्योंकि उनकी खाला बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी गुजार रही थी, और इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद अब उन्हें लगता है कि वो बहुत सुकून में होंगी, और अब जो उनकी ज़िंदगी होगी वो उनकी गुज़िश्ता ज़िंदगी से बहुत बेहतर होगी। तो ये वजह थी दरअसल कि फरियाल महमूद ने ऐसा क्यों कहा था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका अंजाम बखैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।